हमारे राजस्थान में एक कहावत है कि हिम्मत कीमत होए, बिना हिम्मत कीमत नहीं। उसका अर्थ है कि हिम्मत के बिना कोई कीमत नहीं, और हिम्मत ही है जो हमें एक आम लोगों की भीड़ में एक खास इंसान बना देती है। ऐसा क्यों बोली मैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि 1 फरवरी 2020 की रात एक ऐसी रात थी जिस रात मैं बिल्कुल सो नहीं पाई थी, और रात के सन्नाटे में मेरे दिमाग में अजीब सी हलचल मची हुई थी कि पता नहीं क्या होने वाला है, और मन से एक ही आवाज़ निकल रही थी कि हे भगवान, आप उनकी रक्षा करना। अब सुबह के 6 बज रहे थे, पूरे गांव में कोहरा था, और अचानक से घर के सामने एक गाड़ी आके रुकती है। मुझे नहीं पता था कि उस गाड़ी का मेरे घर के आगे आके रुकना एक मेरी लाइफ में आने वाले सबसे बड़े तूफान का संकेत था। खम्मा गणिसा, मैं निर्मला शेखावत जोधपुर राजस्थान से हूँ, और घबराओ मत, मैं पूरी मारवाड़ी राजस्थानी भाषा में नहीं बोलूँगा, हिंदी में बोलूँगा। तो आइए मैं आज आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। पापा जी एक ड्राइवर थे, और फिर उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो वो गवर्नमेंट जॉब में भी ड्राइवर ही थे। उसके बाद धीरे धीरे हमारी फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा था, और हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, मेरे पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रगल किया हम लोगों को बड़ा करने में, और बहुत सी तंगी का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे, हमें भी बढ़ाना, अच्छी पढ़ाई करवाई, एजुकेशन दी। फिर ऐसा होता है कि जब हमारे वहाँ पे आज के टाइम में भी होता है और पहले के टाइम में भी ज़्यादा होता था कि जो 12th तो हो गई है बच्चों की, तो उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती है। तो वही मेरे साथ भी हुआ। मेरी 18 साल की एज में शादी हो गई। पापा ने एक अच्छा लड़का ढूँढा, अच्छी फैमिली ढूँढी, उसमें उन लोगों ने मेरी शादी की। फिर हम लोग मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश थी। लेकिन धीरे-धीरे मतलब 1 साल बाद मेरी एक गुड़िया हुई। उसके बाद भी अच्छा जा चल रहा था सब कुछ, हम लोग बहुत खुश थे, और उसके 3 साल बाद एक गुड़िया और हुई। उसके बाद 3-4 साल बाद एक लड़का हुआ, तो उससे हमारे घर में बहुत अच्छा खुशी का माहौल हो गया, सब लोग बहुत खुश थे, सबने खुशियाँ मनाई। लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंज़ूर था, या हमारे हँसती-खेलती फैमिली को किसी की नज़र लग गई, और हम एक दिन मेरे कोई ससुराल के फैमिली मेंबर्स में ही किसी फंक्शन में गए हुए थे। तो वहाँ पर अचानक से हम लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, और अचानक से मेरे हस्बैंड की तबीयत गड़बड़ हुई, और वहाँ से फैमिली मेंबर्स उनको अस्पताल लेके गए। जब अस्पताल लेके गए तो डॉक्टर्स ने सबने मना कर दिया कि इनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और इनकी बचने की उम्मीद कम है। लेकिन फैमिली मेंबर्स ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला था कि ऐसा कुछ हुआ है, वो सब मुझे यही बोल रहे थे कि अच्छा है, ठीक हो जाएँगे। लेकिन उस वक़्त मेरा बच्चा 2 महीने का था, तो उसको सँभालना भी ज़रूरी था और उनकी तरफ ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी था। लेकिन उसके 2 दिन 1 दिन बाद ही तो मैंने वहाँ पे अपने फैमिली मेंबर्स को कॉल किया कि अस्पताल में उनका पूछने के लिए कि भई कैसे हैं, क्या है? तो उन्होंने बोला कि हम लोग उनको अहमदाबाद लेके जा रहे हैं। उसके बाद जैसे ही मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उनको अच्छा इलाज मिलेगा, शायद ठीक होके घर पे आ जाएँ। तो मैं अपने घर पे अपने बच्चों का ध्यान रख रही थी। मेरे फैमिली मेंबर्स काफ़ी जने वहाँ पे इकट्ठा थे, तो थोड़ा टेंशन भी था, और फिर भी चल रहा था कि कोई नहीं। उसके बाद हम लोग जब मॉर्निंग में रात भर नींद आई नहीं कि अहमदाबाद जा रहे हैं, कैसे हैं, क्या है? रात भर मैंने फैमिली मेंबर्स को कॉल भी लगाए, बट किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। भाइयों को लगाए, तो उन्होंने भी कॉल रिसीव नहीं किया, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अब इसको जवाब क्या देंगे? लेकिन मैंने कहा अगर कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं, तो क्या मतलब हो सकता है? तो और टेंशन हो गई। फिर पूरी रात नींद आई नहीं। सुबह 6 बजे का वक़्त था, वो तारीख भी मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि वो 1 फरवरी 2020 था, सर्दी का मौसम था, और बाहर चारों तरफ कोहरा धुंध था। उसमें
अचानक से मुझे एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई दी। जब एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई दी तो मुझे और टेंशन हुई कि पता नहीं क्या और क्यों दिमाग काम करना बंद कर दिया था। और फिर बाहर से ही अचानक से रोने की आवाज़ें आने लगी, तो मैं वहीं पे एक जगह बैठ गई। फिर मुझे पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। जब मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो मैं एक बार की टूट चुकी थी और डिप्रेशन में जाने लगी। और उस वक़्त मैं मात्र 26 साल की थी। मेरे 3 बच्चे थे, जो बहुत छोटे-छोटे थे। फिर धीरे-धीरे काम का प्रेशर था कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे करना है, सब कुछ था। लेकिन वो सब करना पॉसिबल नहीं था। उसके जस्ट थोड़े टाइम बाद ही लगभग 1 महीना या ऐसा कुछ हुआ होगा, देश में कोरोना काल आ गया था और लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन जब महीने भर से वापस खुला, तब बच्चों के स्कूल से फ़ीस वगैरह की भी रिक्वायरमेंट आने लगी कि मैडम आप इनकी फ़ीस जमा करवाइए। लेकिन अब मेरे घर में वो एक इंसान ही थे जो कमाने वाले थे और उस वक़्त हम लोग कहीं बाहर निकलते नहीं थे। मैंने कहा अब उनकी फ़ीस, बच्चों की फ़ीस कहाँ से भरूँ? तो ये सोच के मुझे और टेंशन होने लगी और मैं डिप्रेशन में ज़्यादा जाने लगी। तब मैंने अपने भाई से बात की, अपने सास से बात की, तो सास ने बोला बेटा पैसे तो मुश्किल है। मैंने कहा ठीक है, करना तो मुझे ही है, अब कैसे करना है? उनके ऊपर भी मैं नहीं पड़ सकती थी क्योंकि वो भी बुज़ुर्ग लोग हैं और पीयर वालों पे भी मुझे नहीं पड़ना था या मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना था। तब भाई ने बोला कि तू ऐसे डिप्रेशन में जाएगी। उसने मम्मी से, भाभी से बात की। फिर इन लोगों ने मुझे थोड़े दिनों के लिए कि मेरी सास से बात की कि आप इनको थोड़े दिन मेरे घर पे भेजिए, हम लोग वहाँ पे रखेंगे और इसको थोड़ा पढ़ाई वापस शुरू करवाएँगे। तो सास ने बोला ठीक है। और उसके बाद मैंने कंप्यूटर की एजुकेशन की, कुछ कोर्सेज़ थे कि कंप्यूटर का करते हैं। सबने बोला कि तू विडो है तो विडो कोटा से जॉब लग जाएगी तेरी, तू जॉब के लिए ट्राई कर, फॉर्म भर और पढ़ाई वापस आगे कर। तो मैंने वो करना शुरू किया। काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला 3-3 बच्चों को कैसे पालेगी? क्या करेगी? और पीहर में कितने दिन रहेगी? भाभियाँ सबकी ऐसी होती है, कितने दिन रखेगी? देखते हैं हम भी। मैंने कहा कोई बात नहीं, जितने दिन रखेंगे उतना दिन ही सही, देखा जाएगा आगे का। फिर मैंने वहाँ पढ़ाई शुरू की, पहले पहले कंप्यूटर कोर्सेज़ किए, उसके बाद आईटीआई में मैंने एडमिशन लिया। वो 2 साल का कोर्स था इलेक्ट्रीशियन का। तब उस वक़्त मेरा बेटा छोटा ही था, 5-6 महीने का। मैं उसको छोड़ के वहाँ पूरा दिन आईटीआई में जाती थी। लेकिन वहाँ पे पूरा दिन देना मुझे थोड़ा पॉसिबल नहीं था क्योंकि मेरा बेटा छोटा था और बहुत ज़्यादा छोटा था, तो उसको मैं अकेले छोड़ नहीं सकती थी। हालाँकि मेरे पेरेंट्स रखते थे, फिर भी मैं उसको नहीं छोड़ पाती। तो थोड़ा टाइम मैंने कॉलेज जॉइन किया और मेरे टीचर से मैंने बात की भी थी कि मैं उस बच्चे को साथ में भी नहीं ला सकती हूँ। तो कुछ टीचर्स ऐसे थे जो मान गए कि हाँ भई, चलो इसकी प्रॉब्लम है तो आप इसको हेल्प करें। एक आध टीचर ऐसे थे जिन्होंने मेरी हेल्प नहीं की, तो मैं उन सर का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मेरी हेल्प नहीं की। उस वजह से मैं आज इस मुकाम पे पहुँची हूँ। मैंने उस वक़्त उस आईटीआई को बीच में ही छोड़ दिया। तब सर ने मेरा नाम कट कर दिया था। मैंने अपने बच्चे को सँभालना शुरू किया, तो टीचर ने मेरा नाम कट कर दिया कि ये कॉलेज नहीं आ रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं बच्चों को घर पे छोड़ूँ और मैं बाहर निकलूँ, वो पॉसिबल नहीं है। अब मुझे घर पे रह के अपने बच्चों को भी पालना था और घर से ही कोई काम करना था। तो हम लोग मारवाड़ से हैं और मारवाड़ी फूड हम लोग बनाते रहते हैं। जो मारवाड़ी खाना होता है, खिचड़ी, बड़ी, राबड़ी वगैरह होते हैं, तो ये हमारे हर घर में बनता है, जो सर्दियों में ज़्यादा ख़ास तौर पे बनता है। और खिचिया होता है जो एक आटे का घेरिया बनता है, उस घेरिये को बना के, पका के और उसको बनाया जाता है, उस वापस मथना पड़ता है, बेल के, उसको सुखाया जाता है, जो 2-3 दिन में सूखता है, उसके बाद उसको सेक के खाया जाता है। तो हम लोगों के घर में वो बनता रहता था और हमारे घर में एक्चुअली ऐसा होता था कि हमारे फैमिली मेंबर्स जो मासी जी हुए, बुआ जी हुए, तो वो लोग हमसे बनवाते रहते थे
कि हमारे यहाँ पे बनाने वाला कोई नहीं है, और हमारे आस-पड़ोस में बहुत अच्छी थी, बॉन्डिंग अच्छी थी, तो हम लोग सब मिल के बनाते थे। तो उसमें 5-6 लेडीज़ चाहिए होती है। उस हिसाब से हम लोग वो बनाते तो थे ही। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि भैया अपने फ्रेंड की शॉप पे बैठे थे, तो वहाँ पे एक जना आया बंदा, और वो कोई अमेज़न के प्रिंट वगैरह निकलवाने कि भई मुझे प्रिंट चाहिए। तो भैया ने पूछा कि यार आप क्या बेच रहे हो? इस पे क्या जा रहा है? तो उसने बोला नारियल है, जो सूखा गोटा आता है वो। तो उसने बोला यार नारियल क्या? नारियल तो आजकल हर दुकान पे मिलता है, सब जगह मिलता है, और आप ये बेच रहे हो? क्या हाँ, बहुत अच्छा चलता है और अच्छे से निकलता है। तो उसने बोला ठीक है, अगर नारियल निकल सकता है तो मैं खींचे बेचने का ट्राई करता हूँ। क्यों नहीं, खींचिया निकले। तो उसके फ्रेंड ने उसको हँसा कि नहीं, खींचिया कोई बेचता है क्या? और वो भी अमेज़न पे ऑनलाइन, कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। उसने बोला कोई नहीं, देखते हैं, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। तो उसने कहा ठीक है, तू देख, अगर हो सकता है तो बिकेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो ठीक है। उसने कहा नहीं, एक बार ट्राई तो मैं करूँगा। फिर उसने धीरे-धीरे घर पे आया और एक बार सबसे मिल के बैठ के बात की कि भई आज ऐसी बात हुई है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि खिचिया अमेज़न पे चढ़ाया जाए। तो मम्मी ने और सबने बोला चलो ठीक है, कोई नहीं, कोशिश करने में कुछ नहीं जाता है। कोशिश करते हैं तभी तो सक्सेस होते हैं। उसने कहा ठीक है, आप लोगों की हेल्प रहेगी फुल, तो सब मिलके करेंगे तो आराम से हो जाएगा। फिर उसने 2-3 महीने कोशिश की और उसको प्रोडक्ट को नाम दिया, जो हमारा प्रोडक्ट का नाम है मारवाड़ी मनवार, जो कि हम लोग मारवाड़ से हैं, तो हमारे कल्चर में है मारवाड़ियों की कि मनवार करनी, जब कोई गेस्ट आते हैं उनकी आदर करना वगैरह। तो उसने वही ऑब्जेक्ट रख के, मारवाड़ को रख के उसने मारवाड़ी मनवार उसका नाम दिया। फिर उसने लाइसेंस वगैरह सब पर काम किया और जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, उन सबको तैयार करवाया। उसके बाद उसने अमेज़न पे लिस्टिंग की और प्रोडक्ट्स के फ़ोटोज़ वगैरह बहुत सारे काम होते हैं, तो वो सारा उसने कंप्लीट किया। फिर हमारा हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए वेट किया, तो 10-15 दिन तक तो कोई ऑर्डर नहीं था। तो हमने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो अभी ठीक है। लेकिन जब फर्स्ट ऑर्डर आया, तो भाई ने बोला अमेज़न पे ऑर्डर आया है, फर्स्ट ऑर्डर है, आप इसको पैक करो। तो हमें बहुत खुशी हुई कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर आया है। तो हम लोगों ने उसको अच्छे से रैप किया, पैक किया और उसको भेजा। वो हमारा ₹100 का ऑर्डर था, फर्स्ट ऑर्डर। और आप लोगों को लगेगा कि बस ₹100 का ऑर्डर था और इतने खुश थे, लेकिन वो हमारी जीत थी और हमारी फर्स्ट इनकम थी, तो हमें बहुत खुशी हुई थी कि हम लोगों ने मिलके उसको बेचा है। तब जब वो प्रोडक्ट वहाँ पे जिस बंदे ने मँगवाया था बाहर से, तो उसने टेस्ट किया, उसने कहा, वापस रिव्यू दिया उसी ऑनलाइन वेबसाइट पे कि भाई आपने ये क्या बना के भेजा है? मुझे तो मेरे घर की याद दिला दी। तो हमें उसको भी सुन के बहुत अच्छा लगा कि नहीं, उसका रिव्यू अच्छा आया है और लोग पसंद कर रहे हैं। उसके बाद धीरे-धीरे हमारे ऑर्डर्स बढ़ने लगे। उ उन लोगों ने भी एक-दूसरे को बताया आगे से आगे, और फैमिली मेंबर्स तो मँगवाते ही थे। तो ऐसे करके हमने धीरे-धीरे उस प्रोडक्ट पे ज़्यादा काम करना शुरू किया और वो प्रोडक्ट अच्छे से चलने लगे। फर्स्ट महीने में 1-2 ऑर्डर, सेकंड में थोड़े ज़्यादा हुए, तीसरे महीने में थोड़े और ज़्यादा हुए। ऐसे करके हमारी इनकम धीरे-धीरे बढ़ने लगी। तो हम लोगों ने उस प्रोडक्ट में काम किया कि जो मारवाड़ी लोग हैं हमारे वहाँ पे 2-3 क्वालिटी के खींचे बनते हैं नॉर्मली। तो सबने अपना-अपना दिमाग लगाया और एक-एक प्रोडक्ट, कभी किसी को कुछ सूझा, कभी किसी को कुछ सूझा। तो ऐसे करके हम लोगों ने उसमें क्वालिटीज़ बढ़ानी शुरू की। उनमें वेरिएंट बढ़ा दिए। बड़ी राबोड़ी भी हमारे वहाँ पे अच्छे से चलती है, तो हमने वो ऐड किया। तो ऐसे करके हम लोगों ने आज की डेट में 50 से 100 प्रोडक्ट, राजस्थानी प्रोडक्ट्स ऐड कर चुके हैं उसमें। तो जैसे ही हमारी इनकम धीरे-धीरे अच्छी होने लगी, तो मुझे भी थोड़ी तसल्ली हुई। फिर उस समय में मेरे बच्चों की पढ़ाई छूट चुकी थी, जो मैंने कहा अपने बच्चों को अब ए
दूसरे स्कूल में, अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पा रही हूँ। मैंने उनका एडमिशन करवाया और वो भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और धीरे-धीरे हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो हमने उसमें धीरे-धीरे लेडीज़ को जोड़ना शुरू किया, क्योंकि मैं खुद एक ज़रूरतमंद औरत थी, तो मुझे लगा कि नहीं, हमें आदमियों को तो कोई भी काम दे देता है और हमारे वहाँ पे औरतें घर से बाहर कम जाती है। वहाँ पे दूसरी जगह पे जाके काम करना उनको अलाउ नहीं होता है और सबकी घर की आर्थिक स्थिति मुझे पता है कि हाँ, होता है, सबके घर में होता है। तो हमें ऐसा लगा, तो आस-पड़ोस की पहले 1-2 लेडीज़ आने शुरू हुई कि भई आप लोग कर रहे हो, मैं भी हेल्प करवाती हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके 1-2 लेडीज़ जैसे स्टार्ट हुई, वैसे ही अब धीरे-धीरे हम लोगों ने लेडीज़ को बढ़ा दिया और उनकी भी इनकम होने लगी, उनके भी घर खर्चे अच्छे से चलने लगे और हमारा भी सारा काम अच्छे से चलने लगा। फिर ऐसे ही धीरे-धीरे हमारी सेल भी बहुत अच्छी हो गई, बहुत अच्छे से बढ़ गई और हम लोगों ने इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह पे, सब पे हम लोगों ने वीडियो बनाने शुरू किए कि हम लोग इस तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं, इस तरीके से हम लोगों का काम है। तो जैसे-जैसे आजकल सारा सोशल मीडिया ही है, तो हम लोगों ने जितने भी सोशल मीडिया हैं, सब पे अपना काम शुरू किया। तो जैसे लोगों ने उन वीडियोज़ को देखा, वैसे हमारे कस्टमर्स भी बढ़े, हमारा काम बहुत अच्छा बढ़ गया और उसी के थ्रू एक दिन हमारे पास सोनी टीवी से कॉल आता है, लास्ट ईयर ही अप्रैल में, कि भाई साहब के पास कॉल आया, क्या आप लोगों को सोनी टीवी पे इनवाइट किया है, क्या आपकी कहानी हम लोगों को अच्छी लगी? क्योंकि जैसे कि लोगों ने बोला था कि कितने दिन पीहर में टिकेगी, भाभी धक्के मार के निकालेगी या जो भी है, कितने दिन कौन रखता है। लेकिन उसके अपोज़िट ही हुआ था, क्योंकि भाभी भी बहुत अच्छे निकले, भाई भी अच्छे थे और फैमिली सारी हमारी बहुत अच्छी है। उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। तो जब हम तीनों चारों मिलके ये जो काम कर रहे हैं, उसके वीडियोज़ लोगों ने देखे, तो शायद सोनी टीवी वालों ने भी किसी ने देखा होगा। ऐसे करके उन लोगों ने इनको कॉल किया कि हमें आपकी कहानी बहुत अच्छी लगी, आप लोग एक बार मुंबई आइए। भैया ने बोला, यार सोनी टीवी कहाँ है इतनी बड़ी, कोई फेक होगा। तो उसने घर पे किसी को बोला नहीं, उसने पहले उसको सर्च किया, सही है या गलत है। तब उन्होंने फिर एक बार मेरा नंबर भी माँगा होगा, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैंने बात की। तो बोले, आप तीनों को आना है। मैंने कहा, तीनों तो कैसे पॉसिबल, हम लोग बाहर निकलते ही नहीं हैं। फिर आएँगे तो हम चारों आएँगे, क्योंकि हमारा काम सबका साथ में है और हम लोग जॉइंट सब करते हैं। तो बोला ठीक है। फिर हम चारों जने मुंबई गए। तो जब मुंबई गए हम लोग, तो हमें सोनी टीवी के मंच पर ले जाया गया। तो तब हमें विश्वास हुआ कि हाँ, वाक़ई में सोनी टीवी पे ही हमें बुलाया गया है। तो हमें बहुत खुशी हुई कि हमें एक इंटरनेशनल टीवी चैनल से हमें बुलाया है और उस शो का नाम था सुपरस्टार सिंगर 3। तो वहाँ का स्टाफ इतना अच्छा था, उन लोगों ने हमारे साथ बहुत अच्छे से बर्ताव किया, उन लोगों ने हमें बहुत रिस्पेक्ट दिया। उस मंच के बाद लोग हमें जानने लगे कि नहीं, अगर इंटरनेशनल टीवी तक आए हैं, तो ज़रूर कुछ बात होगी, तभी वो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो धीरे-धीरे लोग हमें जानने लगे और हमारे पास ऑर्डर्स की भी रेल लग गई, जैसे खूब सारे ऑर्डर आने लग गए। जब मैंने शुरुआत की थी, तब मैंने 100 रुपीज़ से स्टार्ट किया था कि मेरी इनकम 100 रुपीज़ हुई थी। उसके बाद धीरे-धीरे इनकम बढ़ी, दूसरे महीने 500 रुपए, 1000 रुपए, ऐसे करके धीरे-धीरे मेरी इनकम बढ़ी और आज की डेट में सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू और ई-कमर्शियल वेबसाइट, जिसमें अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पे सब पे हम लोगों ने प्रोडक्ट्स चढ़ा रखे हैं। तो उन सबको मिला के और ऑफ़लाइन जो हमारे आस-पड़ोस के ऑर्डर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स के होते हैं, पूरे जोधपुर के होते हैं, उन सबको मिला के आज की डेट में मैं 15 से 20 लाख रुपए की इनकम सालाना कर लेती हूँ। और साथ ही साथ मैंने इस बिज़नेस के साथ-साथ एक राजस्थानी खाने को भी सब जगह पहुँचाने के लिए एक क्लाउड किचन का स्टार्ट किया है। उसमें हम लोग अपने घर से तो करते ही हैं और जो ज़रूरतमंद लेडी हैं, जो घर पे बैठ के कमाना चाहती है, घर से बाहर नहीं जा सकती है, वो लेडीज़ हमसे जुड़ी हैं और वो लोग अपने ही घर से बैठ के
सारे राजस्थानी फूड, जो राजस्थानी खाना होता है, वही खाना अपने घर से बना के ज़ोमैटो, स्विगी पे बेचती हैं। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से मैं ज़मीन से उठ के आज इस मंच तक पहुँची हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं इस मंच तक पहुँच पाऊँगी, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ़ थी और एक नॉर्मल लेडी थी। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी आई कि मुझे आगे बढ़ना पड़ा अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए मुझे जीना पड़ा। तो सबकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है और उसको आगे बढ़ना पड़ता है। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग उस समय में टूटो मत, उसको अपनी कमज़ोरी मत बनाओ, उसको अपनी मजबूती बनाओ और कुछ न कुछ जो भी आपके हाथ में हुनर है, उस हुनर को दिखाओ और आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो अंत में मैं आप सबसे यही बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, जिन लोगों ने मेरा सहयोग किया, मेरी माताजी, मेरे भाई साहब, मेरी भाभी जी, और उन लोगों की वजह से ही मैं आज इस मुकाम तक पहुँची हूँ और मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म भी मिला है, या ऐसे कहें कि मैं आज ज़मीन से उठ के इस मुकाम तक पहुँच चुकी हूँ। तो मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। साथ में उन सभी लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी जिन लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को टेस्ट किया है, उनको पसंद किया है, और वो लोग और भी हमसे, उन लोगों ने हमें इतना प्रेम दिया है। और आज मैं अपने भाई साहब को साथ लेके आई हूँ और उनके साथ मैं ये मंच शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मैं अपने भाई साहब को यहाँ मंच पे बुलाना चाहूँगी। और साथ ही साथ मैं जोश टॉक को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन लोगों ने हमारी कहानी को आप लोगों तक पहुँचाया है, और काफ़ी जनों की ऐसी स्टोरीज़ हैं, उनको भी सब लोगों तक पहुँचाया है। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।